हेलो भाई, नमस्कार। लिसो ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि लिसो ऐप पर एचएसएससी स्पेशल बैच आने वाला है आने वाली 26 तारीख को, जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में होगा। 99 रुपये का बैच होगा सिर्फ। 26 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप सभी लोग वहां जाकर के अपना बैच एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सीईटी, ग्राम स्यू, कनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, एसआई या फिर कमांडो की अगर जो वैकेंसी अभी आई है, इन सभी की तैयारी इस बैच में करवाई जाएगी। सबसे सस्ता कोर्स है, आज तक हरियाणा के अंदर इससे सस्ता कोर्स नहीं आया है। ठीक है भाई। और मैं इस कोर्स के अंदर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे सर। देखिए भाई, अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो सर फिजिक्स के अंदर ना पहले तो क्या होता था, सिर्फ आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहले क्या होता था, किसी भी पेपर के अंदर फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन आजकल फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल आने लग गए हैं। आजकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आपके ना स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और पहले बायोलॉजी का सेक्शन ज्यादा आता था, आज के समय में फिजिक्स केमिस्ट्री की वेटेज ज्यादा कर दी गई है पेपर के अकॉर्डिंग, अगर पेपर को हम लोग देखें तो। ठीक है ना। और फिजिक्स में मेरे भाई आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करते हुए चलना है आपको। ठीक है। तो मैं इस बैच में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वाला हूं। फिजिक्स के अंदर हम लोग कंसेप्ट तो ही पढ़ेंगे। फिजिक्स के हम लोग कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ मेरे भाई हम लोग न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर भी चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना। क्योंकि देखिए भाई, न्यूमेरिकल करने के लिए ना अपने को कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाते हैं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस बैच के अंदर कंप्लीट फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करें तो सर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहती है वो आपका एक टॉपिक होता है भाई साहब, जिसको कि आप लोग लाइट के नाम से जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज रहती है। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है भाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं लाइट के अंदर, है ना। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वाला, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह इधर उधर जोड़ देते हैं। सेकंड नंबर पे उसकी सबसे ज्यादा वेटेज, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में जानने वाले हैं सर। लाइट, जिसको कि आप लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश, जिसको कि आप लोग हिंदी में प्रकाश कहते हैं। ठीक है। तो लाइट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि सर लाइट क्या होती है, और हम ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए सर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई हम बात करें अगर लाइट की, तो आपसे कोई पूछे कि भाई लाइट है क्या, व्हाट इज द लाइट, प्रकाश है क्या, तो आप लोग क्या कहोगे? क्या है प्रकाश? तो भाई लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है मेरे भाई? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है मेरे भाई? एनर्जी की ही फॉर्म है। सर एनर्जी क्या होता है भाई? एनर्जी तो आप लोग जानते होंगे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। कि भाई लाइट जो है ना, प्रकाश जो है वो क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। किसका रूप है भाई? ऊर्जा का ही रूप है, एनर्जी की ही फॉर्म है। भाई मेरे, अगर हम बात करें ना एनर्जी की, ऊर्जा की, तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो सरकार एनर्जी क्या होती है सर? एनर्जी होती है हमारी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन, या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन। यानी कि अगर कोई भी चीज पूरी दुनिया के अंदर, अगर कोई भी चीज कोई फंक्शन करती है, फंक्शन करने का मतलब जानते हो मेरे भाई? कोई भी कार्य करती है। अगर पूरी दुनिया में कोई भी चीज कोई कार्य करती है, कोई काम करती है, कोई फंक्शन करती है, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है मेरे भाई, उसको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है सरकार? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हम बोल रहे हैं, हम काम कर पाते हैं सर। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सारे काम करने के लिए अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? ठीक है भाई साहब। आपका एसी चल रहा है, आपका पंखा चल रहा है, आपकी ट्यूबलाइट जल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है साहब,
आपके व्हीकल चल रहे हैं, आपके प्लेन उड़ रहे हैं, हर एक चीज जो काम कर रही है उसको रिक्वायरमेंट है मेरे भाई एनर्जी की, ऊर्जा की, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऊर्जा है ना, इसके अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप में हमारे पास एनर्जी होती है, अलग अलग रूप में एनर्जी, अलग अलग फॉर्म के अंदर एनर्जी होती है। फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई रूप। अलग अलग रूपों में एनर्जी पाई जाती है। जिस तरह से हमारा पंखा है, इसको चलने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत है, कौन सी ऊर्जा की? तो आप कहोगे भाई विद्युत ऊर्जा की जरूरत है ना? होगी। आपके शरीर को कौन सी एनर्जी की जरूरत है? एटीपी की जरूरत है सर, है ना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यू नो वेरी वेल, जानते हो आप लोग, है ना। तो इस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग चीजों के फंक्शन करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से एक एनर्जी होती है अपनी लाइट, यानी कि प्रकाश। सर प्रकाश कौन सा काम करता है भाई? क्या लाइट कोई काम करता है? ऑफ कोर्स बिल्कुल करता है। क्या काम करता है मेरे भाई? देखो तो लाइट जो होता है ना, प्रकाश, अच्छा बताओ क्या काम करता है? तो भैया प्रकाश चीजों को विजिबल बनाता है, हाँ या ना? प्रकाश क्या करता है? चीजों को विजिबल बनाता है, यानी कि दृश्य बनाता है। हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं, हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं, तो किसकी वजह से देख पाते हैं? ऑफ कोर्स मेरे भाई लाइट की वजह से देख पाते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, है ना, मैं यहाँ पर इधर उधर रूम में देख रहा हूँ, आप सर आप मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहा होगा, कोई इधर देख रहा है, रूम देख रहा है, बाहर गली में चलते हो साहब, पता नहीं क्या क्या देखते हो, है ना, वो तुम्हारी श्रद्धा है। तो भाई जो भी चीज़ हम देखते हैं उन सभी के पीछे लाइट है। अगर लाइट ना हो, मान लो रूम में से सब कुछ लाइट निकाल दे भाई, सब, है ना, अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के बाद लाइट नहीं होती। क्या अंधेरा होने के बाद कोई चीज़ दिखाई देती है? जो दिखाई देती है बेटा वो आपके मन में है ना। तो अंधेरा होने के बाद कोई चीज़ दिखाई नहीं देती मेरे भाई। तो कोई चीज़ देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है मेरे भाई? लाइट की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है, ठीक बात है ना। चलिए सर लाइट की वजह से कैसे दिखाई देते हैं? तो भाई लाइट देखो, एक लाइट एनर्जी है जो हमें चीज़ों को विजिबल बनाती है। विजिबल बनाने का मतलब दृश्य बनाना, दिखाई देना। तो कोई चीज़ दिखाई देती है किसकी वजह से सरकार? लाइट की वजह से, प्रकाश की वजह से, ठीक है ना। अब सर ऐसा क्या होता है लाइट में भाई, मतलब लाइट क्या करती है कि चीजें हमें विजिबल हो जाती है ना। तो भैया लाइट के अंदर एक फिनोमिना होता है। क्या फिनोमिना होता है जिसकी वजह से आपको चीजें दिखाई देती है? उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक फिनोमिना होता है सरकार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में कहते हैं मेरे भाई इसको प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। भाई ये फिनोमिना होता है, ये फिनोमिना होता है, ये परिघटना होती है जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती है। सर रिफ्लेक्शन क्या होता है हमें समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं मेरे भाई। देखो इसकी पहले समझते हैं इसको, फिर डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन एक लाइट के द्वारा होने वाली एक घटना है, एक परिघटना है, एक फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। कैसे होता है समझो मेरे भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से समझे तो भाई ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर लाइट आई, इसके ऊपर लाइट आई, टक 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 टक, लाइट टकराई, टकरा करके लाइट यहीं से वापस चली गई भाई, है ना। यहां से लाइट आई, यहां से टकरा करके ये लाइट क्या चली गई? वापस चली गई, है ना। तो वापस जाकर के ये लाइट अब हमारी आंखों में जाती है, ये लाइट हमारी आंखों में जाती है, ठीक है, और आपको ये चीज दिखाई दे जाती है, आपको ये चीज दिखाई दे जाती है, आपके लिए चीज विजिबल हो जाती है ना। तो कोई भी चीज आपको किस वजह से दिखाई देती है सर? इस रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से भाई मेरे? रिफ्लेक्शन की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, है ना। परावर्तन क्या होता है कि सर लाइट आई, किसी पॉइंट पर टकराई,
टकरा करके ये आपकी आंखों तक पहुंची, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बस यही है रिफ्लेक्शन, और कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, अगर हम बात करें मेरे भाई इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, आप लिखो कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाए, उसी माध्यम में, मतलब जहां से आई थी, देखो यहां से आई, यहां से आई, है ना, यहां से आई, यहां से आई, टकराई, टकरा करके वापस यहीं चली गई, जहां से आई थी टकरा करके वापस वहीं चली गई, तो इसको हम लोगों ने कह दिया रिफ्लेक्शन। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, when light strike on opaque object, when light strikes on opaque object, it comes back in same medium, it comes back in same medium. This phenomena is called reflection of light. प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन लिख ली सभी ने, वेरी गुड भाई। अब सर समझते हैं इस चीज को, रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है भाई, भाई देखो लाइट आई, आकर के इस सतह पे टकराई, टकरा करके वापस चली गई, है ना, आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई। तो भाई जब लाइट आ रही है ना, जो लाइट आ रही है, ये वाली जो लाइट है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं सरकार इसको, इंसिडेंट रे। हिंदी में बात करें तो मेरे भाई हिंदी में इसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। टकरा करके जब ये वापस जाती है मेरे भाई, तो ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो लाइट है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको हम, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे भाई परावर्तित किरण, हिंदी में इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। यानी कि जो परावर्तन होकर के चली गई है ना, उसको हम बोल देंगे परावर्तित किरण। समझ गए मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब भाई देखो क्या है ना, समझ में आया इतना। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक डायग्राम को हम यहाँ पर बनाते हैं। भाई ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक अपारदर्शी वस्तु है, मान लिया हमने, एक लाइट आई सरकार, इस पॉइंट पर टकराई, टकरा करके भाई ये वहां चली गई, जहां से आई थी वहीं चली गई। तो भाई जो लाइट आ रही थी, जो लाइट आ रही थी, इसको हमने कहा इंसिडेंट रे। अरे बोलो हाँ या ना, कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल कहा सर, है ना। अब मैं इसको हिंदी में नहीं लिखूंगा, आप लोगों को एक बार लिखवा दिया इसको। इसको हमने कहा मेरे भाई रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये टकराती है, जिस पॉइंट पर ये टकराती है, उसी पॉइंट पर भाई हम लोग एक ना 90 डिग्री का कोण खींचते हैं, ठीक है ना, एक लंब खींचते हैं। हिंदी में बोले तो लंब खींचते हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोले तो एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है। कहने की सीधी भाषा में बात है भाई, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण खींचते हैं हम लोग, 90 डिग्री का कोण। ये जो 90 डिग्री का कोण है मेरे भाई, इस कोण, इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं भाई इसको, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है मेरे भाई अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब या फिर नॉर्मल। क्या बोलते हैं सरकार इसको, अभिलंब या फिर नॉर्मल। सर इस अभिलंब का क्या काम होता है? ये लाइट आई, टकरा के चली गई, तो इस नॉर्मल का क्या काम होता है? तो मेरे भाई देखो नॉर्मल का काम होता है, क्या काम होता है सरकार इसका? तो भाई देखो, जितने भी आपको एंगल मेजर करने हैं, जितने भी आपको एंगल मेजर करने हैं, हिंदी में बात करें तो जितने भी आपको कोण मापने हैं,
वो सारे के सारे एंगल आप कहाँ से मेजर करेंगे भाई? वो सारे के सारे एंगल आप लोग इस नॉर्मल से ड्रा करेंगे, इस अभिलंब से ड्रा करेंगे। कैसे भाई? समझिए, बताता हूं। देखो कैसे ड्रा करेंगे। यहां से देखो, ये कौन सी किरण थी भाई? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक है, इस आपतित किरण ने इस नॉर्मल के साथ एक कोण बनाया, है ना? इसने क्या बनाया? एक कोण बनाया। इस कोण को हम डिनोट करते हैं आई से, है ना? इस कोण को हम आई से लिखते हैं, ऐसा देखा होगा आपने किताबों में लिखा हुआ, है ना? तो अब ये आई क्या है? आई क्या है भाई? तो आई क्या है? इस इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल के साथ जो कोण बनाया वो ये आई है ना? हिंदी में बात करें तो आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वही कोण है आई, है ना? तो और इसको हम नाम से जानते हैं आपतन कोण। क्या कह देंगे इसको? आपतन कोण। भाई देखो, आपतित किरण ने जो कोण बनाया वो आपतन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतन कोण। अब इसको इंग्लिश में लिखें तो आप लोग लिख दोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिख दोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई का मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ना? वेरी गुड जी। उसके बाद देखो, ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोले तो परावर्तित किरण। तो भाई जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, इसने नॉर्मल के साथ जो कोण बनाया, अभिलंब के साथ जो कोण बनाया, इसको हम लिखते हैं छोटे आर से, स्मॉल आर से, है ना? और स्मॉल आर क्या हो जाएगा फिर भाई? स्मॉल आर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो हाँ या ना? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों हुआ भाई मेरे? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसीलिए हुआ कि सर रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया ना भाई मेरे। या फिर हिंदी में बोलें तो सरकार, हिंदी में इसको हम बोल देंगे परावर्तन कोण। क्या बोल देंगे इसको? परावर्तन कोण। क्योंकि परावर्तित किरण ने कोण बनाया भाई, आया ना? तो समझ में आया नॉर्मल का काम क्या है भाई? जो इंसिडेंट रे, आपतित किरण ने नॉर्मल के साथ जो कोण बनाया, जो एंगल बनाया, उसको हमने कहा आपतन कोण। ठीक है जी। जो परावर्तित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया, उसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन कोण। ठीक है जी। आपतन कोण और परावर्तन कोण मापने के लिए हमें जरूरत होती है सरकार नॉर्मल की। ठीक है ना? ये चीज समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए सरकार। अब है ना, देखो हम लोगों ने समझा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है सरकार? रिफ्लेक्शन होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापिस उसी माध्यम में चली जाए, उस घटना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, इस डायग्राम से हम लोगों ने समझा कि जो लाइट आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, या फिर हिंदी में भी लिख ही देता हूं मेरे भाई, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। कौन सी किरण भाई? आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण। ये प्रकाश वाली किरण का मतलब है यहां पर, है ना? इसका लाइट वाली का। ठीक है सरकार। चलिए, ये एंगल आई आपतन कोण क्यों कहा? क्योंकि भाई आपतित किरण ने नॉर्मल के साथ बनाया। किसने बनाया? इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया ना? चलिए भाई, तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। अब सर देखो, रिफ्लेक्शन होने के लिए, देखो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से, देखो कैसे, समझो मेरी बात। लाइट आई, ये बोर्ड हमें क्यों दिखाई दे रहा है? समझो, लाइट आई, इस बोर्ड से टकराई, टकरा के हमारी आंखों तक पहुंची तो ये बोर्ड हमें दिखाई दिया। अगर यहां हमारी आंखों के सामने एक पट्टी लगा दे और हमें लाइट ना आने दे तो ये बोर्ड दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो? ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है भाई। ठीक है, ठीक है। मतलब लाइट आई, ये कैमरा दिखाई दे रहा है, कैमरे के ऊपर गिरी, मेरी आंखों तक पहुंची। तो ऐसा ही होता है रिफ्लेक्शन, इसी की वजह से चीजें दिखाई देती है। आई थिंक समझ गए होंगे सर आप इस चीज को। अब भाई देखो, हर तरह रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन होने की कुछ कंडीशन होती है, परावर्तन की कुछ कंडीशन होती है, कुछ इसके भाई हिसाब किताब है, कंडीशन है, अगले की शर्तें हैं, है ना? तो उनको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं सर उस चीज को? उस चीज को हम बोलते हैं
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम, परावर्तन के नियम, है ना, हिंदी में इसको लिख देंगे भाई परावर्तन के नियम। भाई इनके कुछ नियम है, इनकी कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो रिफ्लेक्शन होगा भाई, अगर वो कंडीशन में कहीं भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सर कितनी कंडीशन है इसकी? 2 कंडीशन है मेरे भाई, कमेंट करके बताना कौन कौन सी कंडीशन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं भाई? 2 है। क्या क्या कंडीशन है देखो ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन इनकी क्या है? पहली कंडीशन इनकी कि इंसिडेंट रे, इंग्लिश में बोल रहा हूँ ठीक है, उसके बाद हिंदी में बता दूंगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। है जी, ये क्या कह दिया? देखो हिंदी में लिखो इसको, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर होने चाहिए, एक ही सतह पर, एक ही सरफेस पे, एक ही माध्यम में होने चाहिए। समझ में? कैसे सर? देखो इंसिडेंट रे आई, टकरा करके चली गई, सॉरी इधर चली गई, ये हुआ नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इसी प्लेन में ना भाई, नीचे तो कोई नहीं आया ना, आया ना, ये तीनों इसी प्लेन में है। तो पहली कंडीशन तो ये। कहीं भी देख लो भाई, जहां जहां रिफ्लेक्शन होता है, जहां जहां रिफ्लेक्शन होता है वहां वहां ऐसा ही होता है। लाइट आई, टकराई, मेरे आंखों तक पहुंची, यहीं पर हमने खींचा नॉर्मल। क्या कोई ऐसी चीज है जो इसके पीछे गई है? नहीं गई ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। समझ में आई? लिख लोगे फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे भाई? तो फर्स्ट कंडीशन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। हिंदी में लिखो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर होने चाहिए। ठीक बात है जी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहां पर क्या लिखोगे भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि आपतन कोण हमेशा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। या इसको सीधी सीधी भाषा में हम बात करें तो भैया जो आई की वैल्यू है वही वैल्यू होनी चाहिए आर की। ठीक है जी। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कह देंगे भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि तो परावर्तन हो रहा है, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। यानी रिफ्लेक्शन अगर किसी चीज में हो रहा है, परावर्तन अगर किसी चीज में हो रहा है, तो उसके लिए दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, तभी रिफ्लेक्शन है, नहीं तो नहीं है। समझ में आई बात? पक्का? क्वेश्चन पूछ लूं? बताओ, पूछ लो, चलो। क्वेश्चन है भाई कि देखो, क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में बोल दिया विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन में अभी लिख दूंगा चारों, हिंदी में सुन लो आप, इंग्लिश में हिंदी में सुन लो क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन is not following the laws of reflection। निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता? पहला ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला ऑप्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। बी ऑप्शन है भाई साहब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तीसरा ऑप्शन है सर भैया ए एंड बी दोनों, बोथ, भाई दोनों करते हैं, है ना। तीसरा ऑप्शन है भाई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
बताओ कौन सा है जो रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करता है या कौन सा नहीं करता। ये पूछा था ना कौन सा नहीं करता। सर हमें पहले ये तो बताओ रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होते क्या हैं। ठीक बात है भाई, बताते हैं, समझो मेरे भाई। देखो क्या होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है। इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा था आपको नियमित परावर्तन बताने के लिए। कौन सा परावर्तन भाई, नियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई। रेगुलर रिफ्लेक्शन देखो, मान लो आपके पास एक क्या है, मान लो आपके पास एक प्लेन सरफेस है, ऐसे समतल जगह है ना, प्लेन सरफेस है। इसके ऊपर लाइट आई भाई, इसके ऊपर लाइट आई, गिरी और भैया इधर चली गई। इसके पास एक और लाइट आई, गिरी और इधर चली गई सरकार। एक और लाइट आई, यहाँ पर टकराई और इधर चली गई। ठीक है, यानी लाइट आई टकराई चली गई, लाइट आई टकरा के चली गई, लाइट आई टकरा के चली गई, है ना। तो आपको एक रेगुलर पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसका एक नियमित इसका पैटर्न सा दिखाई दे रहा है। दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। दूसरा होता भाई जब इरेगुलर, क्या होता है, अनियमित किसे कहते हैं। देखो अनियमित किसे कहते हैं, अनियमित किसे कहते हैं, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। सुनो, मान लो आपके पास ये सरफेस प्लेन नहीं है, आपके पास सरफेस कुछ इस तरह से है, रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़ है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा। मान लो आपके पास रफ सरफेस है और लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई भाई, टकराई, टकरा के लाइट चली गई इधर, लाइट आई टकराई टकरा के चली गई, रिफ्लेक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ सर। दूसरी लाइट आई यहाँ और ये चली जाएगी फिर भाई इधर, है ना, ऐसे। उसके बाद भाई सब एक और लाइट आई, ये टकरा करके चली जाएगी इधर, है ना। ये हुआ भाई ऐसे, क्योंकि जगह ऊपर खबड़ है ना, इसलिए। तो ये हो गया इरेगुलर, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं, ये आके इधर चली गई, यू आके इधर चली गई, वो इधर जा रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर, किसमें, रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा भाई ये, है ना। तो बताओ कौन सा पालन करता है और कौन सा नहीं करता, बताओ भाई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि सर ये वाला तो कर रहा है टक टक टक, वो नहीं कर रहा, है ना। क्यों नहीं कर रहा भाई, कौन से थे नियम, देखो नियम क्या थे। नियम ये दो थे, कहाँ गए, नियम ये दो थे। पहला ये था कि भाई ये तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, दूसरा था I इज इक्वल टू आर, है ना। तो बच्चों को ये लग रहा है कि भाई देखो इसके अंदर तो सब कुछ बराबर है, इसके अंदर ये एक प्लेन में तो है लेकिन आई आर की वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो भाई आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्या, तो आंसर ये है मेरे भाई कि बोथ दोनों के दोनों रिफ्लेक्शन जो है वो नियमों का पालन करते हैं। सर कैसे करते हैं, देखो मेरे भाई, लाइट आई टकराई, जिस पॉइंट पर टकराई उस पॉइंट पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं भाई, नॉर्मल ड्रा करते हैं, है ना। तो ये आई ये आर दोनों बराबर तो है, ये नॉर्मल ड्रा किया, ये आई ये आर बराबर है। तो इसमें तो है सर, इसमें तो हम भी कह रहे थे, उसमें नहीं है। आओ दिखाता हूँ। लाइट आई टकराई, जिस पॉइंट पर टकराई वहीं से हम एक नॉर्मल ड्रा करें तो आई और आर बराबर। आई जिस पॉइंट पर टकराई वहां पर एक नॉर्मल ड्रा करें, आई और आर बराबर। जिस पॉइंट पर टकराई वहां पर एक नॉर्मल ड्रा करें। सही है, ऐसे नॉर्मल ड्रा क्यों करते हैं भाई, देखो समझो, नॉर्मल होता है 90 डिग्री का कोण, यही होता है ना। अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो सर देखो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि आपके पास एक ऐसे कर्व है और आपको इसके ऊपर नॉर्मल खींचना है इस पॉइंट पर। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग भाई जिस पर खींचते हैं वहीं पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं ऐसे, और फिर उस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का कोण खींचा जाता है, हाँ या ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये कर्व है, तो इसके ऊपर अगर टेंजेंट खींचे तो ये 90 डिग्री का, ये इधर चली गई तो टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट ऐसे आएगा, ये इधर चली गई तो इसके ऊपर टेंजेंट ऐसे आएगा भाई, है ना। तो ये अब देखो, ये वाला जो आई ये वाले आर के बराबर,
ये वाला आई ये वाले आर के बराबर, ये वाला आई ये वाले आर के बराबर, यानी कि इसमें भी आई और आर दोनों बराबर है मेरे भाई, समझ में आई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नियमित और अनियमित दोनों प्रकार के परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को, क्या ध्यान रखना कि भाई नियमित और अनियमित दोनों प्रकार के परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में लिखेंगे बोथ रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस आर फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई, दोनों करेंगे, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और समझते हैं सर। अभी तक हम लोगों ने समझा कि लाइट क्या होती है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट के अंदर फिर हम लोगों ने पहली घटना पढ़ी कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है जी। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? तो प्रकाश का परावर्तन तो जानते हो आप लोग, क्या होता है सर? लाइट का आना, किसी सतह पर टकराना, टकरा के वापस जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उसी की वजह से सर चीज़ें हमें दिखाई देती है, उसी की वजह से चीज़ें हमारे लिए विजिबल होती है, बोलो हाँ या ना, होती है ना। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि सर रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों रिफ्लेक्शन किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। रेगुलर कब होता है? जब अपनी स्मूथ हो, प्लेन अपना क्या हो, सतह अपनी क्या हो भाई, स्मूथ हो, चिकनी हो, है ना, प्लेन हो, तब उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जो अपना सरफेस है वो प्लेन ना होकर के वो रफ सरफेस हो, है ना, उबड़ खाबड़ हो जगह हो, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। अब देखो दाम अगर नाम ही रिफ्लेक्शन हो गया, ध्यान से सोचो, एक बात और भी सोचने वाली थी इसमें कि अगर भाई किसी चीज़ का नाम ही रिफ्लेक्शन हो गया, किसी का नाम ही रिफ्लेक्शन हो गया, नाम ही परावर्तन हो गया, तो उसमें फिर तो वो फॉलो तो करेगा ना, तभी तो रिफ्लेक्शन है, नहीं तो रिफ्लेक्शन कैसे होता। समझने की बात तो ये भी थी ना कि अनियमित परावर्तन का नाम ही परावर्तन है, तो परावर्तन के नियमों का पालन तो करेगा ही, तभी तो वो परावर्तन है, नहीं तो परावर्तन कैसे होता है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और पूछता हूँ मैं आपसे, ठीक है, पूछ लूँ ना, पूछ लूँ, पक्का पक्का बता दोगे? चलो एक क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जमा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मेरे भाई, मैं बोल देता हूँ, लिख लो आप लोग, है ना, और बताना मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में, पढ़ूंगा मैं कमेंट आपकी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक प्रकाश की किरण, हिंदी में बोलता हूँ उसके बाद इंग्लिश में बोलूँगा। एक प्रकाश की किरण अपनी सतह के साथ, एक प्रकाश की किरण अपनी सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, अपनी सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो R की वैल्यू क्या होगी? तो परावर्तन कोण क्या होगा? इंग्लिश में लिखो, a light ray make an angle of 40 degree with their surface, then find angle of reflection, then find angle of reflection। बताओ भाई क्या होगा? सोचो 2 मिनट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 40 होगा, है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कुछ ही होगा। तो समझो मेरे भाई, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवालों को कैसे करते हैं, ध्यान से समझो भाई, सारी चीज़ें ना, सब कुछ मामला कंसेप्ट का ही है। देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे, समझो। हमने कहा कि एक प्रकाश की किरण है, तो भाई ये प्लेन, ये सरफेस हुआ अपना, एक प्रकाश की किरण आई और इसने कहा कि वो अपने सरफेस के साथ, अपनी सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो मेरे भाई, ये हुई इसकी सतह, प्लेन सरफेस, तो इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है भैया? ये 40 डिग्री का कोण बना रही है, यही इसने कहा ना क्वेश्चन में, ठीक है जी। उसके बाद ये टकरा करके भाई चली गई इधर, कहाँ गई? ये चली गई इधर, ठीक है ना, ये चली गई इधर। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाई क्या, कि जहाँ पर ये टकराती है वहीं पर हम एक ड्रा करते हैं नॉर्मल, और ये नॉर्मल क्या होता है भैया? ये होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का और ये कोण भी 90 डिग्री का, तभी तो परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना। तो भाई अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का है
और ये अकेला कोण 40 का हो गया, तो ये वाला एंगल कितने का बचा? तो ये वाला कोण कितने का बचा? आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? ये वाला एंगल कितने का बचा? आप लोग कहेंगे जी पूरा तो 90 का था, 40 ही ये घट गया, तो कितने का बच गया भाई मेरे? तो ये 50 का बच गया ना। कितने का बच गया? 50 डिग्री। और ये लाइट आ रही थी, इंसिडेंट रे थी। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंसी तो बोलते हैं। यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? आई की वैल्यू 50 आ गई हमारे पास। पूछा क्या था? आर की वैल्यू पूछा था, और हम लोग जानते हैं कि आर किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कर लोगे ना? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। हो जाएगा ना मेरे भाई? बताओ, कर लोगे पक्का? चलिए बहुत अच्छे भाई साहब। तो ये चीज़ थी, देखो रिफ्लेक्शन क्या था? ये था हमारा रिफ्लेक्शन, इसको हम लोगों ने समझा। ठीक है, क्या था रिफ्लेक्शन? देखो मेरे भाई, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि भाई जब प्रकाश की किरण आई, आकर के किसी सतह से टकराई, टकरा करके जब वो वापस गई सेम माध्यम में जहाँ से आई थी, टकरा करके उसी मीडियम में वापस चली गई, उसको हमने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट आ रही थी वो इंसिडेंट, जो टकरा के चली गई वो रिफ्लेक्शन, है ना? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और ये जो एंगल होते हैं दोनों बराबर होते हैं, है ना? ये हमें किसने बताया? ये हमें परावर्तन के नियमों ने बताया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने बताया। ठीक है जी। अब ये क्या है सर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई ये दो प्रकार की कंडीशन है। ये दो क्या है भाई? ये दो कंडीशन है ना? अगर ये दो कंडीशन कोई लाइट फॉलो करेगी तो ही वो क्या होगा? तो ही वो रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, है ना? तो सर ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तो रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा भाई, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद दो टाइप के रिफ्लेक्शन हम लोगों ने समझे, एक नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? एक हमने समझा अनियमित परावर्तन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जो नियमित परावर्तन है वो क्या है? वो ये है भाई जब हमारा क्या हो? प्लेन सरफेस हो। क्या हो? प्लेन सरफेस हो, ठीक है? और इररेगुलर क्या है? जब हमारा रफ सरफेस हो, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने देखा जी यहाँ से न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाता है, ठीक बात है जी। चलिए भाई आगे देखिए, आगे हम समझते हैं कि सर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, ये तो था रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट कि सर रिफ्लेक्शन होता क्या है, किस चीज को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, किस चीज को परावर्तन बोलते हैं। अब सर वैज्ञानिकों ने क्या किया? रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक चीज का यूज किया, और वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज होती है भाई जिसका आप डेली यूज करते हैं, वो चीज होती है सरकार मिरर। सुना है कभी किसी ने मिरर क्या होता है? देखा है कभी? हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई इसको दर्पण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दर्पण बोलते हैं। सुना होगा दर्पण तो सभी ने। हाँ उसी की बात कर रहे हैं, सुबह सुबह, है ना? सुबह सुबह जो सामने खड़े होकर तुम ऐसे माहौल बनाते हो, है ना? देखा है कभी? डेली देखते हो? वेरी गुड भाई। वो मिरर, सर मिरर का यूज किया, और मिरर भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिरर इंपॉर्टेंट है, दर्पण इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसके बाद हमें इन मिरर्स के बारे में जानना है, समझना है। क्यों सर? रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मिरर का ही यूज क्यों किया? क्योंकि भाई मिरर जो होता है ना, दर्पण जो होता है, ये लगभग 95% लाइट, लगभग 95% लाइट को क्या करता है भाई? ये रिफ्लेक्ट करता है। कितना परावर्तन करता है भाई? ये लगभग 90% लाइट को क्या कर देता है भाई साहब? ये रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, यानी इसे टकरा के वापस आ जाती है। तो यहाँ पर कंप्लीटली लगभग रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए हम मिरर का यूज करते हैं। बाकी चीजें कंप्लीट नहीं करती। देखिए अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, या आपको कोई और व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपके आसपास में, है ना? आपका भाई दिखाई दे रहा है, आपका बहन दिखाई दे रही है, आपकी मम्मी दिखाई दे रही है, आपके पापा दिखाई दे रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, आपके फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी सब कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या करते हैं? उनके ऊपर लाइट गिरती है, टकरा के वापस आते, तभी दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में लाइट वो अब्जॉर्व कर लेते हैं, है ना? कंप्लीटली लाइट आपके पास नहीं पहुंचती, जो लाइट आई थी वो सेम लाइट आपके पास नहीं पहुंचती, कुछ लाइट अपने अंदर अब्जॉर्व कर ले जाती है, ठीक है? वो भी कंसेप्ट आएगा आगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे ना, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर वो सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, ठीक है ना? तो
मिरर का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि भैया ये लगभग 95% लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बोलो हाँ या ना, ठीक बात है जी। चलिए, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मिरर से बहुत सारे सवाल बनते हैं अपने, ठीक है ना। सबसे पहले तो मिरर टाइप कितने होते हैं, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के मिरर होते हैं। सबसे पहली बात तो यही होती है जी, मिरर के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के मिरर होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर, कितने प्रकार के होते हैं जी मिरर, बताओ। सर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के मिरर होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, देखो मेरे भाई, एक होता है प्लेन मिरर, है ना। सर हम तो और कुछ और ही सोच रहे थे, है ना। आप लोग उत्तल और अवतल सोच रहे थे ना, वो नहीं होते। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को हम बोलते हैं मेरे भाई समतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है। एक होता है भाई स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं भाई, गोलीय दर्पण। जो आप उत्तल अवतल सोच रहे थे ना, वो इसके ही टाइप होते हैं, है ना, वो इसके ही टाइप होते हैं, गोलीय दर्पण के ही टाइप होते हैं, है ना, समझेंगे भाई। और भाई 26 तारीख को HSSC स्पेशल बैच आने वाला है, नीचे आप लोग देख भी रहे होंगे। हरियाणा पुलिस, SI, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी, CET, सभी के लिए 26 तारीख को एक बैच आने वाला है, जिसमें सारे एग्ज़ाम की तैयारी आपको करवाई जाएगी सिर्फ 99 रुपये में, ठीक बात है ना। और ध्यान रखना, सिर्फ 3000 बच्चों के लिए 99 रुपये हैं, तो देरी मत करना। 26 तारीख को सुबह 9 बजे, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोग ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे सर, एक एक न्यूमेरिकल को इतने अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। सर 2 प्रकार के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है, गोलीय दर्पण होता है भाई। सर प्लेन मिरर कैसा होता है, समझते हैं भाई। प्लेन, नाम से ही पता चल रहा है भाई, क्या, प्लेन, जो मिरर प्लेन हो, है ना। प्लेन मिरर जो ऐसे समतल, बिल्कुल सीधा, है ना, तो इसको हम बोल देंगे प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर का क्या कंसेप्ट होता है भाई, स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट ये होता है, ऐसे लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि मान लो एक गोले को काट करके बनाए हो, ऐसा हालांकि होता नहीं है। मान लीजिए भैया अपना एक स्फेयर है, एक गोला है ना। गोले को क्या किया, गोले को 2 जगह से काट दिया भाई, यहां से काट दिया और यहां से काट दिया, ठीक है। तो ये बन गए अपने 2 मिरर। क्या बन गए भाई अपने, ये बन गए अपने 2 मिरर, ठीक है। बाकी का जो हिस्सा है वो हम लोगों ने कट कर दिया, ठीक है जी। बाकी का जो हिस्सा है ये हम लोगों ने कट कर दिया, ऐसे टक टक टक, ठीक है ना। ये देखो भाई, ये होते हैं आपके उत्तल और अवतल, ठीक है ना। ये होते हैं आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, मतलब ऐसे राउंड शेप में होते हैं गोले के, ऐसे लगता है कि गोले को काट करके बनाए गए हो, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये कोई बता सकता है कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है, कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। सर अभी तक इसका कुछ भी नहीं पता, कोई भी हो सकता है। किससे पता चलेगा, पता चलेगा भाई इसकी पॉलिश से। किससे, इसकी पॉलिश से। अगर हम यहाँ पर इसकी पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा उत्तल, अगर यहाँ पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अवतल, है ना। तो आप लोग जानते होंगे सर, मिरर के पीछे एक पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है, मिरर के पीछे एक पॉलिश की जाती है, एक परत चढ़ाई जाती है। वो परत किस चीज़ की होती है मेरे भाई, वो किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो परत किसकी होती है, वो होती है मेरे भाई सिल्वर नाइट्रेट की। किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है भाई, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये नाम है, हिंदी में भी सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे, इंग्लिश में भी सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे। यानी आपने देखा होगा भैया घरों के मिरर के पीछे जो पॉलिश सी होती है ना, यही रिफ्लेक्शन करती है। तो इसको हम बोलते हैं भाई किसकी पॉलिश होती है, ये सरकारी सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़े भाई। चलिए, तो ये 2 प्रकार के मिरर हैं, स्फेरिकल मिरर। अब देखो इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने इसके यहाँ पर वो कर दिया पॉलिश, ठीक है, और इसके यहाँ पर कर दी,
तो अब ये क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल, ये हो जाएगा कनकेव, ये हो जाएगा कन्वेक्स। लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे भाई, स्फेरिकल मिरर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं, समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको स्फेरिकल मिरर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं, ठीक है जी। प्लेन मिरर से हमारे बहुत सारे सवाल बनते हैं, एक एक करके सारे सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपकी कॉपी में हेडिंग डाल लो भाई, प्लेन मिरर। क्या हेडिंग डाल लो, प्लेन मिरर, हिंदी में कह लो भाई समतल दर्पण, ठीक है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं मेरे भाई, देखो समझो कैसे कैसे बन सकते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है भाई, प्लेन मिरर क्या होता है सर? प्लेन मिरर मिरर होता है ऐसे, प्लेन, समतल, सीधा, है ना। तो ये प्लेन मिरर होता है, इसके एक साइड पे की जाती है मेरे भाई टक 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 टक, इसके एक साइड पे की जाती है पॉलिश, है ना। और भाई देखो इसके यहाँ पर, इसके एक साइड में एक खड़ा होता है व्यक्ति, है ना, इसके एक साइड में खड़ा होता है चिंटू, ठीक है। यहाँ पर एक चिंटू खड़ा होता है, एक व्यक्ति खड़ा होता है भाई, है ना। ये व्यक्ति उधर देख रहा होता है और यहाँ पर बनती है इसकी इमेज, यहाँ पर बनती है भाई इसकी इमेज, प्रतिबिंब। ये क्या बनती है इसकी इमेज, ये क्या है भाई, ये अपनी वस्तु है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं भाई इसको? ऑब्जेक्ट, वस्तु, ठीक है। ये इस वस्तु की क्या है? प्रतिबिंब है, इमेज। प्रतिबिंब इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई इमेज। ये क्या है इसका? प्रतिबिंब है ना। तो सबसे पहला सवाल तो यहां पर इमेज को लेकर के बनता है। सबसे पहला तो कि सर प्लेन मिरर में किस टाइप की इमेज बनती है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, सबसे पहला सवाल तो यही आता है। सर कैसे बनती है मतलब? मतलब क्या? मतलब फिर हमें इमेज का भी पता होना चाहिए भाई, इमेज किस ऐसी होती है, कितने टाइप की होती है। ऑफ कोर्स पता होना चाहिए सरकार, क्यों नहीं पता होना चाहिए, है ना। तैयारी कर रहे हो तो हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो सर बात करते हैं इमेज की, है ना। बात करते हैं हम इमेज की, प्रतिबिंब की। बात करते हैं भाई इमेज की, प्रतिबिंब की। तो भाई इमेज कैसे बनती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो भाई जब दो लाइट आपस में कहीं टकराती है तो इमेज बनती है। ये बात आप ध्यान से रख लेना, ठीक है ना। आगे चल के पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये बात काम आएगी कि सर जब दो प्रकाश की किरणें आपस में टकराती है तो इमेज बनती है, तो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। चलिए सर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अभी आप बात कर रहे थे टाइप ऑफ इमेज की, अभी बात कर रहे थे कि जी कैसी इमेज बनेगी, है ना। तो भाई कितने प्रकार की इमेज होती है? तो भाई इमेज के ना अपने दो टाइप होते हैं। कितने टाइप की इमेज होती है भैया? दो टाइप की इमेज होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है रियल इमेज। कैसी होती है? एक तो होती है भाई रियल इमेज, रियल इमेज, है ना, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज, एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज, जिसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। जिसको आप क्या बोलते हैं जी? आभासी प्रतिबिंब। क्या होती है? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। एक होती है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। सर क्या फर्क है दोनों में, कैसे बनती है दोनों? तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें, भाई देखो रियल इमेज, सबसे पहले तो रियल इमेज बनती कैसे है?
तो भाई जब प्रकाश की किरण वास्तव में टकराए, जब प्रकाश की किरण मेरे भाई वास्तव में टकराए, आगे चल के आप जानेंगे कि वास्तव में कैसे टकराती है, मैं समझाऊंगा आपको एक एक चीज, है ना। तो जब लाइट रियल में टकराए, वास्तव में टकराए, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है भाई, कि जब लाइट रियल में ना टकराए, है ना, लाइट काल्पनिक तरीके से टकराए, लाइट काल्पनिक तरीके से टकराए, इमेजिनरी टकराए सर आपस में, है ना। डेफिनेशन हिंदी में लिखोगे, इसकी लिखो, जब प्रकाश की किरण वास्तव में टकराए तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है, ठीक है। इसको लिखो, जब प्रकाश की किरण काल्पनिक रूप से टकराए तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इंग्लिश में लिखो, व्हेन लाइट इंटरसेक्ट इन रियल देन फॉर्म रियल इमेज, व्हेन लाइट इंटरसेक्ट इन रियल देन फॉर्म रियल इमेज, ठीक है। इसको लिखो, व्हेन लाइट इंटरसेक्ट इन इमेजिनरी देन फॉर्म वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी देन फॉर्म वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। अब भाई देखो, इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम सारी ही बातों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई क्या हम इतनी बात से ये पता नहीं लगा सकते कि प्लेन मिरर के अंदर कौन सी इमेज बनती है? बताओ सर। देखो समझो, प्लेन मिरर की ही बात करें तो प्लेन मिरर में देखो, यहां पर तो पॉलिश है ना, क्या इस प्रकार इस तरफ कोई लाइट जाती है? तो आप कहोगे सर इस तरफ तो कोई लाइट ही नहीं गई, इस तरफ तो कोई लाइट ही नहीं गई, है ना। अगर इस तरफ कोई लाइट नहीं गई तो भाई लाइट टकराएगी कैसे? अगर इस तरफ कोई लाइट गई ही नहीं तो टकराएगी कैसे? आप कहोगे सर नहीं टकराएगी। और जब लाइट वास्तव में टकराती ही नहीं तो कैसा इमेज बनेगा? वाह वाह, मजा आ गया। तो कैसा इमेज बनेगा भी? वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं और भी बहुत सारे डिफरेंस है। ये सिर्फ हम लोगों ने डेफिनेशन समझी इसकी, है ना। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इसकी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनती कैसे है, इनका फॉर्मेशन समझा है। इनके बीच में और भी बहुत सारे डिफरेंस है सर, उल्टा सीधा, लेटरली इन्वर्जन, बहुत सारे, है ना, अनगिनत इसके बारे में बातें हैं। अगर आप वो सारी बातें जानना चाहते हैं तो यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं? अगर इन सभी बातों के बारे में आपको जानना है, समझना है, तो आप लोगों को आना होगा 26 तारीख को सुबह 9 बजे लीशो ऐप पर, जहां आप कोर्स को ज्वाइन करें और मेरे साथ आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय को बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, है ना। बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से आपके एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 26 तारीख को सुबह 9 बजे HSSC स्पेशल बैच, आप लोग जानते हैं बहुत ही कम फीस में, ओनली और ओनली 99 रुपीज़ में कोर्स आप लोगों के लिए आ रहा है। तो इंतज़ार रहेगा आप लोगों का, मिलेंगे हम लोग बैच के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।